जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें पहला चैप्टर हो चुका है और अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। सिंपल सी बात है, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हो वहां की स्थलाकृतियों से, वहां की उच्चावत से आप परिचित होते हो। अगर आप मैदान में रहते हो तो मैदान की भौगोलिक स्थिति से आप परिचित होते हो। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सभी हमारे देश में पाए जाते हैं और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ठीक, अब पहले ये देखते हैं क्यों कहा गया प्राचीनतम भाग है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और पृथ्वी में पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था। आज की तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका जो सारे अलग अलग हैं, पहले ये अलग अलग नहीं हुआ करते थे, सब एक साथ हुआ करते थे, जिसे कहा जाता था पैंजिया। इस भाग को कहा जाता था पैंजिया। ठीक, और एक जलीय भाग था जिसे कहा जाता था पैंथालासा। ठीक, अब ये जो पैंजिया है, पैंजिया का जब विखंडन हुआ तो ये दो भागों में टूट गया। एक भाग जो बना वो बना अंगारा लैंड। अंगारा लैंड ये नॉर्थ का पार्ट था, और दूसरा भाग जो बना वो बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक, अब इसी गोंडवाना लैंड से भारत टूट के अलग हुआ है। अच्छा, एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच में जलीय भाग था जिसे आप तेथिस सागर कहते हो। ठीक, तो यहां से जब इंडिया टूट के अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर मूव किया तो यूरेशिया से जाके टकराया। ठीक, और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन जब इंडिया टूटा तो कौन सा भाग टूटा? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग टूटा और यही भाग टूट के नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया। और ये प्रायद्वीपीय पठार चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए ये भूगर्भीय तौर पर प्राचीनतम भाग है। ठीक, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है इसलिए क्या है, ये प्राचीनतम भाग है। अब आगे बढ़ते हैं। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। माना जाता था कि ये स्थिर है, यहां विशेष हलचल नहीं होती है। लेकिन हाल में आए भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। यानी प्रायद्वीपीय भाग में जो भूकंप आए ये दर्शाते हैं कि यहां भी हलचल होती है, ये स्थिर भाग नहीं है जैसा कि पहले समझा जाता था। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। अभी मैं आपको बताया कि गोंडवाना लैंड से जब भारत अलग हुआ तो नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया, और जब नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया तो ये यूरेशिया से टकराया। और जब ये यूरेशिया से टकराया, जब ये भाग यूरेशिया से टकराया तो तेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक, और हिमालय से निकलने वाली नदियों से मैदान का निर्माण होता है, जो उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक, तो ये बाद के भाग हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे पुराना भाग है। इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय से निकलने वाली नदियों से उत्तर के मैदान की उत्पत्ति हुई। ठीक, इसलिए हिमालय और उत्तर का मैदान नई स्थलाकृतियां हैं। ठीक, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ठीक, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अब देखिए, कह रहा है कि ये
अस्थिर भाग है। कारण क्या है, आज भी भारत जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा, तेथिस सागर से टक्कर मार रहा है। अब जब तेथिस सागर से को टक्कर सॉरी यूरेशिया को टक्कर मारा, बीच में तेथिस सागर जो तेथिस सागर भूसन्नति जो थी उसी से तो हिमालय बन गया। तो लगातार अभी भी इंडिया नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है और यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। अब प्लेट के बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो ये नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार इसमें यहाँ पे हलचल हो रही है और लगातार हिमालय का उत्थान हो रहा है। ठीक, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, तो अभी भी बढ़ रही है यानी विकास हो रहा है, इसलिए नया है, युवा अवस्था में हिमालय है अभी। ठीक, जिसमें यानी हिमालय में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अब जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? जल द्वारा लाए गए अवसाद से। ठीक, जल द्वारा लाए गए अवसाद से बने हैं। ठीक, अवसाद मतलब अवसाद में आते कंकड़, पत्थर, मिट्टी और बालू, ये सब मिला के एक साथ अवसाद कहते हैं। तो ये जो उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। एक प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनी है। ठीक, और ये कम ऊंची वाली पहाड़ियां हैं जहां चौड़ी घाटियां भी हैं। ठीक, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलें, आप जानते होंगे कि चट्टान वैसे हम 3 प्रकार में बांटते हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, इसमें आग्नेय और रूपांतरित यानी कायांतरित, रूपांतरित को ही आप कायांतरित कहते हो, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हो, उससे बनी है। यहाँ पे ऊंचाई कम है, जैसे हिमालय में ऊंचाई क्या बहुत ज्यादा है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी हिमालयी भाग में है, ऊंचाई हिमालय की ज्यादा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम है। एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा, प्रायद्वीप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा भाग होता है, जल से घिरा भाग होता है। 3 ओर से ये जल से घिरा स्थलीय भाग होता है, जिसे आप प्रायद्वीप कहते हो। देखिए इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो ये 3 ओर से जल से घिरा भाग है। ठीक, जिसे पेनिसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, अब एक मैप अभी गया है, इस मैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, लगातार क्वेश्चन इस मैप से आते हैं, तो मैप में ध्यान रखिएगा जो पीक्स हैं, पर्वत की चोटियां हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी और पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ भी, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। साथ में नदियां देखिए आपको दी हुई है। ठीक, अब ये सिंधु नदी क्रम दिया हुआ है, सिंधु नदी क्रम दिया हुआ है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा कि उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम क्या है, जैसे सिंधु नदी क्रम में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सीक्वेंस है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक, अब देखिए ये सिंधु है, इसके बाद इधर आ गया, ये झेलम आ गई, ठीक, ये रावी आ गई, ये सतलुज है, इधर ये व्यास है। ठीक, और सब मिल जा रही है सिंधु में, और फाइनली सिंधु चली जा रही है अरेबियन सी में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सबके बारे में एकदम सीक्वेंस में ध्यान रखना होगा। इसके बाद मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी निकलती है, और वहीं से ही मानसरोवर झील के पास से ही सांगपो, जिसे आप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हो, जिसे आप चाइना के तिब्बत में सांगपो कहते हो, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को चाइना के तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। जब यही अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो उसे आप दिहांग कहते हो, और जब यही नदी असम पहुंचती है तब आप इसे कहते हो ब्रह्मपुत्रा, और जब यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे आप कहते हो जमुना, यमुना नहीं, ध्यान रखिएगा, जमुना। तो आपकी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है, और आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाइना के तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बारे में हम नदी में अलग से पढ़ेंगे। तो आप एकदम सीक्वेंस याद रखिएगा, पर्वत श्रेणियों का सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण, चोटियों का सीक्वेंस पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ठीक, नदियों का सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे जो
जिस हेडिंग के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक, तो भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान यानी उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल जिसे आप थार का मरुस्थल भी कहते हो, जो भारत पाकिस्तान दोनों भाग में पाया जाता है, तो थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। ठीक, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को इन 6 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक, तो अभी बताया हूं युवा क्यों है, क्योंकि अभी भी इसका उत्थान होता जा रहा है। इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जिसकी वजह से इसका लगातार उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए ये अभी क्या है, युवा है। दूसरा है ये वलित पर्वत। हिमालय कैसा है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन बनते कैसे हैं, एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो एक तार आपके पास है, इस तार को दोनों ओर से अगर आप प्रेस करते हो, दोनों ओर से अगर दबाते हो तो क्या हो जाएगा, तार मुड़ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, फोल्डेड। तो इसी तरह से फोल्डेड माउंटेन। ठीक, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। चलिए, ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैली है। अगर आपको मैं मैप में दिखाना चाहूं तो आप देखिए, अभी मैप आप देखे हो कि सिंधु नदी से लेकर ये हिमालय पर्वत है। देखिए, हिमालय पर्वत को भी भारत के उत्तरी भाग को भी, जो पर्वतीय भाग है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के भाग आते हैं, जबकि हिमालय में इनर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और वाह हिमालय आते हैं। इन्हें और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो हैं कहाँ से हैं, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैले हुए हैं। ठीक, तो हिमालय का जो विस्तार है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी अगर कोई है तो वो हिमालय ही है, क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत यहीं पाए जाते हैं, चाहे वो एवरेस्ट हो, चाहे वो नंगा पर्वत हो, चाहे वो कंचनजंगा हो, सब कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ठीक, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और अर्धवृत्त के आकार का है, एक चाप बनाता है। इस तरह आप देखेंगे मैप में तो ये अर्धवृत्त के आकार का है। ठीक, ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है, जबकि पूर्वी भाग में हिमालय की चौड़ाई कम है। देखिए, पश्चिम में ही तो कश्मीर, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए, पूर्व पश्चिम में अगर भारत को बांटा जाए तो कश्मीर किधर पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है, 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक, तो पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। इसका कारण ये भी है कि पर्याप्त मात्रा में इस भाग को, पूर्वी भाग को बारिश प्राप्त होती है, वर्षा प्राप्त होती है। इसे अब मानसून में डिस्कस करेंगे। ठीक, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरे देशांतरी विस्तार मतलब ये आपका ग्लोब अगर है तो एक देशांतर ये और एक देशांतर ये, यानी इस जगह से इस जगह के बीच में जो हिमालय है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। 2 या 2 से अधिक पर्वतों के बीच जो समतल मैदान होता है उन्हें हम कहते हैं घाटियां। ठीक, तो ढेर सारी इसमें घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है।
देखिए, इसको मैं एक चित्र से पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी मैं बताया हूं कि उत्तर के पर्वतीय भाग को अगर हम समान रूप में दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन भाग हो गया जिसे आप कहते हो ट्रांस हिमालय। उसके बाद ये हुआ आपका आंतरिक हिमालय, ये रहा आपका मध्य हिमालय, और ये रहा आपका बाह्य हिमालय। अब देखिए, ये चाप के आकार का है जो अभी आप पढ़े हो। ठीक, अब जो ये आंतरिक हिमालय है, ठीक, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, इसे ही आप कहते हो महान हिमालय, इसे ही आप कहते हो हिमाद्री। ठीक, अब हिमाद्री इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्फ पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए आंतरिक हिमालय या महान हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं। बात क्लियर? अब इसे आप कहते हो मध्य हिमालय, और यहां कहते हो इसे वाह हिमालय। ठीक, वाह हिमालय को शिवालिक नाम से भी जानते हैं, वाह हिमालय को शिवालिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये तीन भाग रहा जिसके बारे में आगे भी इसमें चर्चा की जाएगी आपसे। चलिए देखिए, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी ये ब्रेक कम हुआ है, बीच में गैप कम है। इसमें इसमें जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर है। यानी अगर हम आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक, इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर है, जो मेन शिखर हैं वो इसी में अभी हम कुछ शिखरों के देखेंगे। उसके पहले देखिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। ठीक, हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट से बना है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिमालय तेथिज भूसन्नति में जमे अवसादों से बनी है, इसलिए हिमालय पर्वत में अवसादी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं ऊंचाई पे, मतलब पर्वत के ऊपर। ठीक, लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, हिमालय के अंदर की बात करें, तो उसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महान हिमालय, हिमालय का क्रोड जो है वो किससे बना हुआ है? तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ पे ढेर सारे ग्लेशियर यानी हिमानियां हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में इस श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, जिसे मैं अभी मध्य हिमालय कहा हूं, उसे ही हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लोअर। ठीक, इसके बाद इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3300 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक, यानी जो मध्य हिमालय है, जिसे आप हिमांचल या निम्न हिमालय के भी नाम से जानते हो, इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। जबकि मैं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री की ऊंचाई कितना बताया हूँ एनसीईआरटी में, कितना दिया हुआ? 6000 मीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर, ध्यान रखने की बात है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यानी निम्न हिमालय या हिमांचल की सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो पीर पंजाल श्रृंखला है। धौलाधार, महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, यानी धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी किसमें है? निम्न हिमालय में है या हिमांचल हिमालय या मध्य हिमालय में है। ठीक, इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी है। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली किस श्रृंखला में स्थित है? तो निम्न हिमालय या हिमांचल या मध्य हिमालय में स्थित है। हिमांचल के कांगड़ा, कुल्लू घाटियां भी स्थित है। यानी हिमांचल की
कांगड़ा और कुल्लू घाटी भी इसी हिमालय में स्थित है। ठीक, और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। मध्य हिमालय में ढेर सारे हिल स्टेशन है। यूं समझिए कि जितने भी बड़े हिल स्टेशन हैं वो सारे के सारे लगभग मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, या वाह हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री की बात करें तो आप देखिए वहां आपको पता चला है 400 किलोमीटर चौड़ाई पश्चिम में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। वहीं अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय में आप देखिए 50 किलोमीटर चौड़ाई है। वहीं हम अगर वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेके 1100 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक, अब देखिए ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय यानी हिमाद्री की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6000 मीटर। 6000 मीटर। ठीक, अगर हम मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करें तो ये 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक हो जाएगी। लेकिन अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय 900 मीटर से लेके 1100 मीटर की ऊंचाई रखता है। बात क्लियर? तो ये एक साथ इस तरह सीक्वेंस में याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी हैं। ठीक, ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। जो घाटियां यहाँ पे हैं वो बजरी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई हैं। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दून घाटियां, दून प्रकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या निम्न हिमांचल या शिवालिक के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है। ठीक, कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, यही द्वार भी पाया जाता है। ठीक, पूरब वाले भाग में जो घाटियां पाई जाती है उसे हम द्वार कहते हैं, जैसे कोट द्वार, पोट द्वार। ठीक, और पश्चिम में जो घाटियां हैं जिसे दून कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हम ऊंचाई देख लेते हैं। हिमालय में जो ऊंचे पर्वत शिखर हैं उनकी ऊंचाई देख लेते हैं। आप जानते हो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में है, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री में है, हिमाद्री वाले भाग में है। और देश के रूप में बात किया जाए तो ये नेपाल में है। ठीक, ऊंचाई है एनसीईआरटी के अनुसार 8848 मीटर, लेकिन समान रूप से ऊंचाई बढ़ रही, तो अभी जो नया डाटा है उसमें पता चलता है कि 8850 मीटर ऊंचाई है। लेकिन एनसीईआरटी चूंकि ये दिया है तो हमको इसी को फॉलो करना है। ठीक, उसके बाद कंचनजंगा, ये भारत में ही है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से भी आप जानते हो। ठीक, लेकिन केटू हिमालय में नहीं है। केटू कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। इसीलिए मैं शुरू में बताया हूं कि काराकोरम लद्दाख जास्कर, इसमें काराकोरम में है केटू, और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात आई ये है हिमालय। हिमालय में ये भाग है आपका हिमाद्री, ये भाग आपका हिमाद्री है, और हिमाद्री में कंचनजंगा, और कंचनजंगा भारत में है। तो अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तब आपका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक है मकालू चोटी जो कि नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। आप एकदम इसका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, आप मैप में इसका सीक्वेंस जरूर देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद कुछ पर्वत शिखर जो है वो और देखते हैं। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेत भारत में है। नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, जहां से ब्रह्मपुत्रा भारत में इंटर करती है, नमचा बरवा भारत में है। और गुरला मानधाता नेपाल में है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि हिमालय पर्वत में जो कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, आप इसको मैप में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अभी इस मैप की हम लोगों ने बात की है। अब दक्षिण के भाग को भी हम आराम से देखेंगे और इस मैप के द्वारा ही थोड़ा सा हम समझेंगे। चलिए, तो हिमालय, चलिए आगे देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। उत्तर दक्षिण तो हमने देख लिया कि आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, वाय हिमालय, ठीक, ये हमने देख लिया। लेकिन पूरब पश्चिम के आधार पर भी इसको विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया। इसका वर्गीकरण जो किया गया है उससे नदी घाटी की सीमा, नदियां इसको जो काटती है हिमालय को, उस आधार पर डिवाइड किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं एक चित्र से। सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ठीक, ये नदियां हैं। सिंध, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां हैं। अब और सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच जो भाग है उसे कहते हैं हम पंजाब हिमालय। ठीक, उसके बाद पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी पंजाब हिमालय को अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ें तो एक भाग को, पश्चिम वाले भाग को कश्मीर हिमालय और पूरब वाले भाग को हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के भाग को ही। तो ये वाला भाग, पश्चिम वाला भाग कश्मीर हिमालय, इधर पूरब वाला भाग जो हो गया हिमाचल हिमालय हो गया। ठीक, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यानी सतलुज नदी ये जा रही है, काली नदी ये जा रही है, इनके बीच जो हिमालय का भाग है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय। ठीक, तो काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। ठीक, आगे है तीस्ता और दिहांग। दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता यानी दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। ठीक, तो ये तीस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग, इसे कहते हैं असम हिमालय। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का सीक्वेंस आप याद रखिएगा और इन्हीं के बीच में पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, स्टेट वाइज आपको ध्यान पड़ता चला जाएगा। सबसे पहले अगर पश्चिम में जाए तो पंजाब है, आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में एक भाग है कुमाऊं, तो कुमाऊं हिमालय। उसके उत्तराखंड के आगे बढ़ेंगे तो आपको नेपाल मिल जाएगा, तो नेपाल हिमालय, और उसके आगे बढ़ेंगे तो असम मिल जाएगा, तो असम हिमालय। बहुत आसान है याद रखना आपके लिए। चलिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अभी आपको बताए हैं पश्चिम से और पूरब की बात किया जाए तो हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, तो पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र है, तो हिमालय की पूर्वी सीमा कौन बनाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी बनाएगी। दिहांग महागढ़ खड्ड, यानी जिसे माखड यानी गार्ज। ठीक, गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा
के साथ फैल जाता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, ये हमारा हिमालय है, 3 भाग हिमालय के। अब दिहांग गाड़ से ये तीनों हिमालय इस तरह से मुड़ जाते हैं। ठीक, और यही आगे बढ़ के और आगे बढ़ जाएंगे हम, तो यही हिमालय का जो डूबा हुआ भाग है समुद्र में, यही आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो ये हिमालय का, और इधर वाला पूर्वांचल हिमालय बन जाएगा और अराकान योमा का भाग चला जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये जो तीखा मोड़ बनाया है दिहांग गाड़ से, अभी मैं आपको बताया हूं, जैसा ये तीनों हिमालय मिला, ठीक, और ये मुड़ गया। ठीक, तीखा मोड़ यही है, दिहांग गाड़ यही ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है इंडिया में। तो यही ये जो मुड़ा हुआ हिमालय का भाग है, इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के भाग में। इसे पूर्वांचल या पूरी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थर जो कि अवसादी शैल है, अभी बताया हूं मैं कि हिमालय में ऊपर क्या है, अवसादी प्रकार के चट्टान है, क्योंकि बेसिकली ये तेथिस भूसन्नत से बना है और उसमें जो अवसाद जमात थे उसी से बना हुआ है, तो अवसादों से बना इसलिए अवसादी प्रकार के चट्टान। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। अब जो पूर्वांचल हिमालय हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग श्रृंखला को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पूर्वांचल में पटकोई बूम, नागा हिल, मिजो हिल, मणिपुर हिल, ये नाम दिया गया है। अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं इसे तो आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए, ये हिमालय पर्वत की ये श्रृंखलाएं हैं तीनों। ठीक, और यहाँ से ये मुड़ गई है, तो ये हो गया, ये भाग जो हो गया पटकोई बूम, उसके बाद नागा हिल, यहाँ पे मणिपुर हिल, ये मिजो हिल, और यही आएगा आगे तो अंडमान निकोबार ये बन जाएगा। ठीक, तो बेसिकली जो अंडमान निकोबार है वो हिमालय का समुद्र में डूबा हुआ भाग है, जो कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है वही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब आते हैं उत्तर के मैदान पर। ठीक, अभी आप पढ़े हो कि भारत को भौतिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम पर्वतीय भाग, उत्तर के पर्वतीय भाग को पढ़े। अब पढ़ेंगे उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो हिमालय से ये निकलने वाली जो नदियां हैं, जो अपने साथ अवसाद यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू बहा के ले आती हैं, और जब पहाड़ों से उतर के नीचे आती, इनकी गति मंद पड़ जाती, तो इन्हीं के निक्षेप से, इन्हीं अवसादों के जमा होने से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अब देखिए, जलोढ़ मृदा जल द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा हो गई। ठीक, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो अवसाद लेके आई और जो निक्षेपित की उसी से बना आपका उत्तर का मैदान। इसका विस्तार यानी उत्तरी मैदान का जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलो क्षेत्र पर है। यानी उत्तर का मैदान जो है, इसका जो क्षेत्रफल समझें अगर हम, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। अगर उत्तर के मैदान की लंबाई की बात की जाए तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तथा 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यानी उत्तर के मैदान की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, देखिए यहाँ जीवन यापन के सभी साधन उपलब्ध हैं। जल उपलब्ध है, अच्छी प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है जिससे खेती हो जाती, पीने के लिए जल मिल जाता है, सिंचाई के लिए जल मिल जाता है, मैदानी एरिया है, इसलिए यहाँ लोग बसे हैं और यहाँ की जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ जन घनत्व भी अधिक है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है।
ठीक, गंगा यमुना गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्य में लगी हैं, आज भी लगातार अवसाद जमा करती है नदियां। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। जब पर्वत से नदियां नीचे उतरती हैं और जब ढाल, जैसे पर्वत से उतरी ढाल है, जैसे ही प्लेन में आती हैं तो ढाल कम हो जाता है, तो नदी की अवसाद को ढोने की क्षमता, सेडिमेंट को कैरी करने की क्षमता घट जाती है और सेडिमेंट को, अवसाद को नदी वहीं जमा करने लगती है और इसी जमा करने के कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है, रिवर आइलैंड का निर्माण होता है। और इसमें से एक बहुत ही प्रमुख रिवर आइलैंड है, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में है। ठीक, ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नदियां अपने साथ निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं और इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान रखिए, जैसे ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, अब सेडिमेंट लेके आ रही है, अवसाद लेके आ रही है। नदी की स्पीड, ढाल कम होने के कारण नदी की स्पीड कम हो गई और नदी की जब स्पीड कम हो जाएगी तो उस अवसाद को, जो नदी में अवसाद है, सेडिमेंट है, उसको आगे कैरी करने की, ले जाने की क्षमता घट जाएगी। तो नदी क्या की, अवसाद जमा कर दी। ठीक, जब अवसाद जमा कर दी तो ये नदी की धाराएं कई भागों में बट गई और ये जो कई भागों में बट गई नदी की धाराएं, इन्हें ही कहा जाता है वितरिका। बात क्लियर। एक वर्ड आता है दोआब। दो नदियों के बीच स्थलीय भूमि, इस जमीन को, दो नदियों के बीच स्थित जमीन को दोआब कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, दोआब कर वृद्धि, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ से टैक्स मध्य और प्राचीन काल में अत्यधिक टैक्स वसूला जाता था क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, अब देखिए दोआब का अर्थ क्या है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। अब दो नदियों के बीच जली भाग तो होगा नहीं, दो नदियों के बीच स्थलीय भाग। ठीक, दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी, यानी दो पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी, यानी पांच नदियां। तो पांच नदियों से सिंचित क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो पश्चिम का भाग है उसे कहा जाता है पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी पंजाब का जो मैदान है, जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में स्थित है और इसका निर्माण कौन किया है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों ने किया है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। ठीक, मैदान के इस भाग में दोआबों की बहुत अधिक संख्या है, ढेर सा। देखिए इतनी नदियां मान लीजिए जा रही है, अभी मैं आपको पीछे नदी दिखाया भी हूँ, ढेर सारी नदी इस तरह जा रही हैं। ये सारे तो ये दोआब हो गए, ये नदी है अगर, ये क्या हो गए, दोआब हो गए। ठीक, चलिए गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। जो आप गंगा का मैदान नाम सुने होंगे, उसका विस्तार कहाँ है, घाघरा, जिसे घग्गर नदी, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वही गंगा का मैदान है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक, तो गंगा का मैदान कहाँ कहाँ फैला है, तो आप देखिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में। ठीक, ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः असम में स्थित। ठीक, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है बेसिकली कहाँ है, असम में है।
उत्तरी मैदानों की व्याख्या समांतर इसके उच्चावचों के बिना किसी भी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ठीक, सामान्य तौर पे अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो मान लिया जाता है ये समतल भाग है, इसमें जो उच्चावच है, ऊंचाई है या गहरे स्थान है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। तो ये सही नहीं है। किसी भी भूमि की, किसी भी क्षेत्र की अगर विशेषता बतानी है तो उसके उच्चावच को बताना होगा। हम एक सिरे से ये नहीं मान सकते कि पूरा ही पूरा समतल है। ठीक, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया: भाबर, तराई, खादर और बांगर। आगे देखते हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका निक्षेप करती हैं। गुटिका मतलब छोटे छोटे पत्थर। ठीक, अब मानिए शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय से जब नदियां आती हैं, यहाँ पार करके उतरती हैं, तो यहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को शिवालिक के पास जमा करती हैं, जो कि कितनी लंबाई में फैला हुआ, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ, 8 से लेके 16 किलोमीटर की चौड़ाई में ये कंकड़ पत्थर नदियां जमा की हैं। ठीक, इसे भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो शिवालिक के जस्ट बाद, शिवालिक के पैर के पास जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है, जो कंकड़ पत्थर के रूप में जमा है, उसे कहा जाता है भाबर। ठीक, सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। सभी कहने का मतलब ये नहीं है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नहीं। ये कहने का मतलब है जो छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी सरिताएं हैं, वो इस एरिया में जैसे ही आती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। बेसिकली क्या है, ढेर सारे इस तरह कंकड़ पत्थर हैं, ये कंकड़ पत्थर हैं। तो जानते हो आप, कंकड़ पत्थर के बीच में खाली जगह होगा, तो जब नदियां आती हैं तो इन खाली जगहों के माध्यम से पानी इनका कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो नदियां भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो उत्तरी मैदान का वो कौन सा भाग है जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक, तो भाबर क्षेत्र ही है जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। ठीक, एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। यानी कि शिवालिक के बाद 8 से 16 किलोमीटर का ये जो एरिया, ये तो आपका हो गया शिवालिक पर्वत, ये हो गया आपका शिवालिक पर्वत। इसके बाद ये जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जिसे आप कहते हो भाबर। ठीक, और भाबर के बाद जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो यहाँ नदियां अदृश्य हुई हैं, वो यहाँ दिखाई देने लगती हैं, वो ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये वो मिट्टी से बना हुआ, कंकड़ पत्थर से नहीं, मिट्टी से बना हुआ है। तो चूंकि नदियां ऊपर आ जाती हैं तो यहाँ दलदल का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और इसी क्षेत्र को कहा जाता है तराई। तो भाबर के बाद का जो भाग है वो क्या है, तराई। ठीक, यहाँ नदियां दिखाई देने लगती हैं, दलदली क्षेत्र होता है ये। ठीक, यह वन्य जीव प्राणियों से भरा जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट दिया गया। यानी पहले 1947 तक क्या हुआ, ये बहुत ही घना जंगल था, तराई वाला क्षेत्र। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से लोग भारत आए, तो उनको भी तो कृषि योग्य भूमि चाहिए, रहने के लिए, आवास के लिए भूमि चाहिए। तो इन्हीं जंगलों को काट के इन लोगों को वो भूमि उपलब्ध कराई गई, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। काटा जा चुका है। ठीक, इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को आप मैप में देखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है, मान लीजिए आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में, अगले चैप्टर में दुधवा नेशनल पार्क के बारे में बता दूंगा मैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यानी अगर पूछा जाए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग कौन है, तो भी आपको बता रहा हूं। और ये किससे बना है, प्राचीन जलोढ़ से बना है।
अब देखिए प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ, अभी भी जहां अवसाद नदियां लाके जमा कर रही हैं वो नवीन जलोढ़ हो गया, और जहां पहले नदियां कभी अवसाद जमा की थी, अब नदी का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो वो अपने अवसाद को वहां तक नहीं ले जा पाती और जमा नहीं कर पाती, तो क्या हो गया, प्राचीन जलोढ़ हो गया। ठीक, तो उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, ठीक, तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहते हैं। ठीक, तो जहां पहले नदी अवसाद जमा करती थी, अब जमा करते करते वो भाग इतना ऊंचा हो गया कि नदी का जल अब उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, तो वो प्राचीन जलोढ़ हो गया, और इस प्राचीन जलोढ़ वाले भाग को भांगर कहते हैं। ठीक, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो अभी बात हुई कि भारत उत्तर का मैदान 4 भागों में बटा हुआ है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। अब खादर वो भाग है जहां नदियां आज भी अपना निक्षेप कर रही हैं, तो इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा है, यहाँ पाई जाती है। एक रेगुलर हर साल यहाँ बाढ़ आती है, वो एरिया है खादर का। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो खादर वाले क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आने की वजह से नदी जो अवसाद लेके आती है, नई मिट्टी लेके आती है, वो जमा कर देती हैं, और नई मिट्टी में पोषक तत्व अधिक होते, इसलिए ये ज्यादा उपजाऊपन है। अगला भाग हमारा प्रायद्वीपीय पठार। एक प्रायद्वीपीय पठार, अभी आपको बताया हूं प्रायद्वीप क्या होता है, 3 ओर से जल से घिरा जमीनी भाग कहा जाता है प्रायद्वीप। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, ठीक, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ, किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। अभी मैं आपको बताया हूं कि गोंडवाना से टूट के ही भारत का ये दक्षिण का भाग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। ठीक, यही जो भाग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा वही है आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ठीक, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 प्रमुख भाग हैं, मध्य की उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य की उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मैप में मैं इसको दिखाता हूं। विंध्याचल श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक, तो देखिए विंध्याचल श्रृंखला जो है दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पहले मैं आपको इन दोनों ही चीजों को मैप में दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार 2 भागों में बटा, ये अभी आप सुने हो। अब ये जो है नर्मदा नदी के जो उत्तर का ये पठारी भाग है, ठीक, ये पूरा ये क्या है, मध्य भाग है। ठीक, खासकर ये मालवा पठार का भाग, और नर्मदा नदी के दक्षिण का ये जो भाग है ये दक्कन का पठार हो गया। ये 2 भाग हो गए। अब देखिए, ये है विंध्यन श्रेणी। अब ये जो विंध्यन श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और ये अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में। बात क्लियर। और देखिए अब अरावली को देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ठीक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आगे बढ़ते हैं, क्या आप समझ गए होंगे। चलिए,
ये रहा। अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आपको बात समझ में आ गई कहाँ मध्य उच्च भूमि है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है, ये भी आपको पता चल गया। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है। ठीक, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी आपका मध्य उच्च भूमि से जो नदियां निकलती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। अब ये बात क्या बता रहा है? ये बात ये बता रहा है कि यहाँ का जो मैदान है, यहाँ की जो ऊंचाई है, जो इसका मैदानी भाग में जो ढाल है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। अगर इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं होता तो नदियां इस दिशा में थोड़ी बहती। ठीक, तो इसका ढाल चूंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसलिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां जो हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक, इस प्रकार वे इस क्षेत्र देखिए, ये बात यहां लिखा भी गया है कि ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। आप चित्र में देखेंगे, मैं दिखाया हूं कि पूर्व में ये सक्रिय है और पश्चिम की ओर क्या है, ये चौड़ी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। एक बेसिकली बुंदेलखंड और बघेलखंड यूपी और एमपी, यूपी का दक्षिणी भाग और एमपी का उत्तरी भाग मिला के बनता है बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक, इसके और पूर्व का विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। यानी छोटा नागपुर पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जहां से दामोदर नदी होकर बहती है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अभी आप देखो दक्षिण का भाग कैसा है, त्रिभुज के आकार का है। ठीक, दक्षिण का पठार ऐसे क्या था, एक त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुज के आकार का है। ठीक, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये नर्मदा नदी मान लीजिए बह रही है, इसके दक्षिण में क्या है, ये उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो नर्मदा नदी के जस्ट नीचे सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। क्लियर? भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। आपको देखना होगा मानचित्र में, आपको भी मैप में दिखाया हूँ, आप अगर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जरूर मैप में इन पहाड़ियों को देख लीजिएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अगर हम इस पठार की बात करें, ये पठार अपने दक्षिणी भाग में अधिक ऊंचाई रखता है। ठीक, और उत्तर में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। दो फैक्ट यहां बता रहा हूं। दक्षिण में अगर देखा जाए पश्चिमी घाट में, तो ऊंचाई दक्षिण में अधिक है, उत्तर की ओर कम हो जाती है। उसी तरह से पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूर्व में इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक, उत्तर में इसकी चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, ये बात हो चुकी है। दक्षिण का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा है, यानी ये भाग जो है, पश्चिम वाला भाग क्या है, ये अधिक ऊंचा है, और पूर्व वाला भाग कम ढाल वाला है। ठीक, पूर्व की ओर कम ढाल है। भाई सिंपल सी बात है, जहां ऊंचाई अधिक होगी वहां ढाल अधिक होगा, जहां ऊंचाई कम होगी वहां ढाल क्या होगा, कम होगा। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी आंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया
प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। बेसिकली हुआ क्या सॉरी, ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अभी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का विस्तार है मेघालय का पठार, जिसमें गारो, खासी, जयंती आती हैं। अब ये इससे जुड़ा हुआ था और यहाँ का जो भाग है ये नीचे धंस गया, नीचे धंस गया और आज भी नीचे धंसता जा रहा है, ये भ्रंश बन गया। तो इस भ्रंश के कारण छोटा नागपुर का पठार, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार से मेघालय का पठार जो जिसे गारो, खासी, जयंती जिसमें आती हैं वो अलग हो गया। ठीक, और ये जो भ्रंश है इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। एक राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से इस भ्रंश को जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भारत में जो विस्तार है वो है मेघालय का पठार, कर्बी अलांग का पठार, जो कि मालदा या राजमहल गारो गैप या भ्रंश की वजह से अलग हो गया है, लेकिन है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग। ठीक, देखिए, दक्षिण के पठार पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के, अब देखिए बेसिकली इसको मैं आपको एक से बताता हूं। देखिए, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और उड़ीसा से लेके नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक, यह है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये भाग जो है ये है नीलगिरी। ठीक, उड़ीसा से लेके नीलगिरी तक ये है पूर्वी घाट। ठीक, पूर्वी घाट। तो ताप्ती से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट, उड़ीसा से लेके नीलगिरी तक पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ रहा है ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। बात क्लियर? अब यहां एक चीज और देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, इसकी तुलना में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। दूसरी बात, पश्चिमी घाट में अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं हम तो ऊंचाई कम होती जाती है, यानी पश्चिमी घाट में दक्षिणी भाग की ऊंचाई अधिक है और पूर्वी भाग की ऊंचाई कम। तो दक्षिणी भाग की ऊंचाई कम, दक्षिणी भाग की ऊंचाई अधिक क्यों है? हुआ ऐसा बेसिकली, जब भारत का भाग जाके यूरेशियन भाग से टकराया, ये भाग ऐसे ऊपर उठ गया, तो दक्षिण वाला भाग अधिक ऊंचा हो गया और उत्तर वाला भाग कम ऊंचा रह गया। ठीक, अब देखिए, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। अभी देखिए, अभी मैं बताया पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के, ये पश्चिमी तट है भारत का, इसके समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक, ये लगातार श्रेणी है, बीच बीच में दर्रे हैं, जैसे पाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा गैप, ढेर सारे दर्रे हैं, इन दर्रों के माध्यम से इन्हें पार किया जा सकता है। ठीक, पाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा गैप, ये सारे दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक, पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर ऊंचा है। यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेके 1600 मीटर की ऊंचाई है, जबकि पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो केवल 600 मीटर है। ठीक, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो महानदी घाटी यानी उड़ीसा के महानदी घाटी से लेके नीलगिरी तक पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी लगातार नहीं है, इसमें ब्रेक है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। यानी पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, वो नदियां ही पूर्वी घाट को कई भागों में काट दी हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी ये पश्चिमी घाट है, इसमें पर्वतीय वर्षा होती। कैसे? ये अरब सागर है, अरब सागर से हवाएं जाती हैं, पर्वतों से टकराती हैं और पर्वतों से टकरा के ऊपर उठती हैं और संघनन होता है, फिर बारिश हो जाती है। तो चूंकि पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है, संघनन होता है, इसलिए इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। इसलिए पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर
ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे सह्याद्री। ठीक, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग का एक नाम है सह्याद्री। ठीक, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी उत्तर की ओर ऊंचाई कम और दक्षिण की ओर ऊंचाई क्या है, पश्चिमी घाट की अधिक है। आगे बढ़ते हैं। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर, ये हो गया, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके बाद दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई रखती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। देखिए, महेंद्रगिरी एक पहाड़ी तमिलनाडु में भी है, जहां पर लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर है, तो उस महेंद्रगिरी की बात नहीं हो रही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो महेंद्रगिरी है। ठीक, वो उड़ीसा में है। चलिए, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेदी की पहाड़ियां हैं। इसको आप मानचित्र में जरूर देखिएगा। उडक मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, कोडई कैनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां के नगर भी स्थित हैं इसी दक्षिण भारत में। मानचित्र में देखिएगा, आज के समय में ये बहुत फेमस हिल स्टेशन है कोडई कैनाल और ऊटी, दक्षिण भारत के, तो आप इसको मानचित्र में देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली यहाँ की मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी काली मिट्टी जो बनी है वो लावा के अपक्षय से बनी है। ठीक है, तो यहाँ काली मिट्टी पाई गई, इसलिए इसके सैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अभी आपको अरावली में दिखाया हूं, तो पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ अरावली भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां, पहले बहुत ऊंचाई हुआ करती थी, समय के साथ इसका अपर्दन होता रहा और ये कटते रहे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा में फैला। मैं भी बताया हूं कि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अब आते हैं मरुस्थल की ओर। देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। ये जो अरावली है इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है। एक इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर से 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, बारिश कम होगी तो वनस्पति क्या होगी, कम होगी। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, यानी मौसमी नदियां पाई जाती हैं। थोड़ी वर्षा होती तो नदी बहने लगती है, बारिश खत्म तो नदी भी खत्म। और इसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती है। जो नदियां वर्षा ऋतु में बहती हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंचती, बालू क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। एक बरकान, ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है बरकान। ठीक, ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ठीक, ऐसे बना होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला बना होता है, जिसे आप कहते हो बरकान। ठीक, देखिए, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये जो बरकान है, ये अर्धचंद्राकार या लंबवत जो टीले हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा पे पाए जाते हैं। अगर आप भारत पाकिस्तान की सीमा में राजस्थान की बात करो तो दक्षिण से उत्तर की ओर हम बात करें तो
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, इस तरह 4 जिले हैं राजस्थान के, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और उसमें भी जैसलमेर अगर जाएंगे तो आपको बरकान देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तटीय मैदान। देखिए बेसिकली क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत का भाग। ठीक, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ये नीलगिरी और ये पूर्वी घाट। अब यहाँ जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में समुद्र तट की ओर ये जो मैदानी इलाका है, ये तटीय मैदान है इधर भी। और इसी तरह पूर्वी घाट के बंगाल की खाड़ी की ओर ये जो मैदानी इलाका है, पूर्वी घाट से आगे ये समुद्र तटीय मैदान है। अब इन समुद्र तटीय मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हम देखते हैं। देखिए, यह पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी अरब सागर से लेके देखिए पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी तक ये क्षेत्र क्या है, विस्तृत। ठीक है, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। देखिए ये अरेबियन सी है, ये पश्चिमी घाट है, इसके बीच में स्थित है पश्चिमी तट। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंबई से लेके गोवा तक का पश्चिमी तट का जो भाग है, ठीक, इसे कहा जाता है कोंकण। ठीक, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान, यानी कर्नाटका वाला जो बेसिकली भाग है उसे कहा जाता है कन्नड़ का मैदान। ठीक, तो समुद्र तटीय जो मैदान है, तटीय मैदान है, उसे गोवा, महाराष्ट्र और गोवा वाले भाग में कोंकण कहा जाता है, कर्नाटका भाग में कन्नड़ कहा जाता है। लेकिन अगर हम केरल में चले आए तो उसे कहा जाता है मालाबार। सॉरी, मालाबार क्षेत्र में है। हाँ, मालाबार दक्षिण भाग में मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण, कर्नाटका में कन्नड़ और केरल के क्षेत्र में जो तटीय मैदान है उसे मालाबार कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा एवं समतल भाग ये तटीय मैदान है। ठीक, ये भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक चौड़ा है, यानी पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम की तुलना में पूरब वाला भाग अधिक चौड़ा है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। देखिए एनसीईआरटी में तो इतना कह दिया, अगर हम इसे 2 भाग में बांट दें तो उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल। लेकिन अगर जरा ध्यान से हम और इसको डिवाइड करें तो बंगाल में इसे कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल में बैगा, उड़ीसा में इसे कहा जाता है उत्कल, उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है उत्कल, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है उत्तरी सरकार या गोलकुंडा का मैदान, जबकि तमिलनाडु में कहा जाता है कोरोमंडल का मैदान। ठीक, इसमें भी कोरोमंडल का मैदान सबसे अधिक चौड़ा वाला भाग है। लेकिन एनसीईआरटी में जो 2 दिया है वो तो यहाँ पे दिया कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, लेकिन मैं कुछ और बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में जो पूर्वी तटीय मैदान उसे बैगा कहा जाता है, उड़ीसा में उसे उत्कल कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार या गोलकुंडा का मैदान कहा जाता है और तमिलनाडु में उसे कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक, बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो चिल्का झील जानते हो, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की जो है उड़ीसा में स्थित है। तो इस केरल के मलाबार तट के पास, ध्यान रखिएगा, केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। आप देखिए, आपको अभी ध्यान होगा, इसलिए चैप्टर में पढ़ाया हूं कि अरब सागर में ये लक्षद्वीप स्थित है। अब शायद हम द्वीप शुरू कर चुके हैं क्या, अभी नीचे बचा हुआ, सॉरी मैं ये बात छोड़ दिया। देखिए, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, जो कि
उड़ीसा में स्थित है और वही महानदी डेल्टा के दक्षिण में। अब आते हैं हम द्वीप समूह के बारे में। ठीक, भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह स्थित है और ये 2 द्वीप समूह जो हैं वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति देखिए, केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अब उसकी स्थिति याद करना तो मैं बता दिया कि अरब सागर में स्थित है। यह द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल बेसिकली सिलेंट्रेटा ग्रुप का एक छोटा सा जीव होता है जो कि न बहुत मीठे पानी में सरवाइव कर पाता है, न बहुत खारे पानी में सरवाइव कर पाता है। यानी इनको निकाल के हम अगर नदी में डाल दें या जो पानी हम पीते हैं उसमें रख दें तो ये मर जाएंगे, या इसे बहुत खारे पानी यानी मृत सागर में डाल दें तो मर जाएंगे। ठीक, और इन्हीं प्रवालों के अस्थिपंजर के जमा होने से द्वीप का निर्माण हो जाता है, जो कि हमारा लक्ष्य भी इन्हीं प्रवालों से बना है। ठीक, अब जो लक्षद्वीप आपका है इसको पहले अलग अलग नाम से जानते, जैसे लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, एमीन द्वीप, इन नामों से जाना जाता था पहले लक्षद्वीप को। लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक, तो 1973 के पहले लक्षद्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है। यानी अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो वो है कावारत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप ऐसा द्वीप है लक्षद्वीप का जहां इंसान नहीं रहते, यानी मानव आबादी नहीं है, मनुष्य का निवास स्थान नहीं है। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। बात क्लियर? बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे देखिए ये हमारा दक्षिण भारत, अरब सागर में ये लक्षद्वीप स्थित है और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विस्तृत है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में बहुल यानी अधिक है और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा, इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, तो कहा जाता है अंडमान और निकोबार, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। तो उत्तरी भाग को अंडमान कहा जाता है, दक्षिणी भाग को निकोबार, और दोनों को मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक, यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। आपको ध्यान होगा बताया हूं, जब हिमालय बना और दक्षिण की ओर ये भाग मुड़ गया, ठीक, वहां से सिंधु नदी जहां से इंडिया में इंटर करती है वहां से ये दक्षिण की ओर मुड़ा तो पूर्वांचल हिमालय कहा गया, और जब बंगाल की खाड़ी शुरू हुई तो ये डूब गया, और जो भाग ऊंचा है जल से ऊपर है उस वही क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। कारण क्या है, यहाँ विविधता अधिक होने का कारण चाहे वो लक्षद्वीप चाहे ये है भूमध्य रेखा के निकट है, और भूमध्य रेखा के निकट होने की वजह से यहाँ गर्मी खूब पड़ती है और बारिश खूब होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है। बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता पाई जाती है। ठीक, ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है तथा यहाँ की जलवायु विषुवती है तथा यहाँ घने जंगल से आच्छादित है। अब एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर है। ठीक, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन, और किस द्वीप पे है, बैरन द्वीप पे ही है। तो बैरन द्वीप पे के नाम पर ही भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन पड़ गया। ठीक है, तो
तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति विभागों के विस्तृत विवरण तथा प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि देश के विभाग एक दूसरे के पूरक है। एक मिनट, स्पष्ट परंतु यह ठीक एक दूसरे के पूरक है। और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते। देखिए, विभिन्न भू आकृति विभाग की विशेषता से आप देखियो कि सबकी अलग अलग विशेषता है, तो अलग अलग प्रकार के संसाधन भी होंगे और अलग प्रकार के संसाधन होंगे, तो उससे भारत की समृद्धि होगी, समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल वन की प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, उत्तर मैदान देश के अन्न के भंडार हैं। तो उत्तरी पर्वत जो है वो जल और वनों के प्रमुख स्रोत है, वहीं उत्तर का मैदान जो है वो अन्न भंडार है। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिज के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी यानी बंदरगाह संबंधी क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करेंगी। एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ता चला आया, मैं उसको आपको थोड़ा बता देता हूं। चलिए, प्रवाल पॉलिप कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। जब बताया सिलेंट्रेटा ग्रुप का एक जीव है छोटा सा, जिसके ऊपर लाइमस्टोन चूने पत्थर का कवर होता है। अरबों की संख्या में एक साथ रहते हैं और अरबों की संख्या में रहेंगे तो मरेंगे भी, और वहीं उन्हीं के जो अस्थिपंजर इकट्ठा होते हैं उन्हीं से बन जाता है द्वीप। ठीक, इनका विकास पिछले तथा गर्म जल में होता है। देखिए, गर्म जल कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अधिक गर्म जल, ठीक, न ठंडा न बहुत अधिक गर्म, न गहरा न एकदम समुद्र तट पे, समुद्र तट से थोड़ा सा दूर। ठीक, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एक प्रवाल अस्थि टीले के रूप में निक्षेपित होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका, बेसिकली क्या होता है? प्रवाल रोधिका वो होती है जो तट के समानांतर और तट से थोड़ा सा दूर हो, उसे क्या कहते हैं? प्रवाल रोधिका। ठीक, तटीय प्रवाल भित्ति, ये तट के पास जो होता है उसे कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति। और प्रवाल वलय, जो प्रवाल वलय होता है इसे एटॉल भी कहते हैं। ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो प्रवाल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा रीफ है, यानी प्रवाल रोधिका, सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू यानी घोड़े के नाल के आकार के या गोलाकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी क्लास 2 का एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा चैप्टर। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो मैप हैं उनको ध्यान से देखिएगा, चाहे वो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, नदियां किस समुद्र में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती, कौन से पर्वत कहाँ है, कौन सी पीक कहाँ है, पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।